दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के 32,679 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वेरियस पोस्ट यहां पर निकली हुई है जिनके लिए आप 30 जनवरी 2026 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 12वीं पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अप्लाई करते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपना वेरिफिकेशन करना होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन आपको किस प्रकार से फिल करनी होगी, कैसे अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से कांस्टेबल का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। 32,679 वैकेंसीज निकली हुई है। इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए 10,469 पद है। आरक्षी PS या सशस्त्र पुलिस के लिए 15,131 वैकेंसीज है। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के लिए 1,341, महिला बटालियन के लिए 2,282, आरक्षी घुड़सवार पुलिस के लिए 71, जेल वार्डर के लिए 3,385 वैकेंसीज निकली है। मेल फीमेल के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 30 जनवरी 2026 है। 21,700 से 69,100 से लिए है। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 22-25 वर्ष आयु सीमा है। एज के बारे में जानकारी आप नोटिस से भी चेकआउट कर सकते हो। EWS OBC के लिए 500 रुपये फीस है। SC/ST के लिए 400, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटन टेस्ट फिजिकल टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। हाइट चेस्ट रेस फिजिकल की कंप्लीट डिटेल आप चेकआउट कर ले, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यूपी जॉब लोकेशन है UPPRPB.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी देखने को मिल जाएगी। आवेदन करने की डेट आपकी क्या रहेगी, कितना फीस पेमेंट किस कैटेगरी को जमा करना होगा, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट एज रिलैक्सेशन आपका क्या रहेगा, फिजिकल क्राइटेरिया की डिटेल, इसमें आपकी रनिंग कितनी रहेगी, हाइट चेस्ट आपकी क्या रहने वाली है। और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, कैसे फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करोगे, किस तरह से लाइव फोटो आपको कैप्चर करना होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न भी आपको डिटेल में यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया, सब्जेक्ट वाइज और सिलेबस भी टॉपिक वाइज आप पूरा चेकआउट कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हुए इस PDF के एंड में आपको पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF कंप्लीटली रीड आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अपना OTR करने से पहले आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। उसके बाद आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर गाइज अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आप यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट या फिर लॉगिन विद आधार ID या फिर लॉगिन विद डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करके इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर न्यू यूजर्स क्रिएट योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR अकाउंट में रजिस्टर हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। और उसके बाद आपको अपने फॉर्म अप्लाई करने होंगे।
तो आप रजिस्टर हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट ईमेल ओटीपी और जनरेट मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके करना है कि यहाँ पर आपने अपनी 18 साल आयु कंप्लीट कर ली है। फिर यहाँ पर आपको अपनी सहमति प्रदान करनी है अपनी वेरिफिकेशन के लिए। उसके लिए आपको ये डिटेल हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कराई गई है। आप किसी भी लैंग्वेज में रीड करने के बाद यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें। सुनना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस डिटेल को सुन भी सकते हैं और फिर आप अपनी सहमति यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन दो तरह से कर सकते हो। आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो या फिर डिजी लॉकर के थ्रू आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आपके पास आधार और डिजी लॉकर नहीं है तो इनके बिना भी यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके लिए आपको आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स यहाँ पर आपको मैन्युअली एंटर करते हुए अपनी वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी होगी, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आधार वेरिफिकेशन का रहेगा। यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर लें। यहाँ पर बाद में भी आपको अपना वेरिफिकेशन करना होगा आधार के थ्रू। जब आप किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे तो हम आपको सजेस्ट करते हैं आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट करें। तो जैसे ही यहाँ पर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर गाइज आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है इंडिया। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके आधार के अकॉर्डिंग कुछ चीजें आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और फिर यहाँ पर बस अब आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका नाम आपकी 10वीं की मार्कशीट में है वो एज इट इज आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम दोबारा से टाइप करना है अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपके पासवर्ड के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। हम यहाँ पर आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड एंटर करें। वही पासवर्ड आप यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करें। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करें और फिर गाइज आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने मैसेज शो होगा कि यहाँ पर खाता बनाने के बाद आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे अगर यहाँ पर आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। और अगर आप चेंज आउट करना चाहते हैं तो इस मैसेज को कट करें और एडिट करके अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सभी चीजें ओके हैं तो अब यहाँ पर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूपी पुलिस की इस वेबसाइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर इनमें से किसी का भी यूज करते हुए
अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके यूपी पुलिस की आने वाली भर्तियों के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इन फ्यूचर में जो भी भर्ती आएंगी, बस यहाँ पर अब आपको इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करके अपने फॉर्म अप्लाई कर लेने हैं। यहाँ पर आप लॉगिन विद अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन विद आधार आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप थर्ड ऑप्शन लॉगिन विद डिजी लॉकर ऑप्शन का क्लिक करते हुए भी अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। गाइस, यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन विद अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है। फिर यहाँ पर आपको आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ये मोड ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप सेंड ओटीपी टू ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक करें, आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें और फिर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ले। या फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर सेंड ओटीपी टू फोन का है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें और फिर आप लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ले। फिर आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के 2 टैब दिए गए हैं, आपको इनमें से किसी पर भी क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद गाइड आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको कुछ ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, जिस जिले से आपको डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है किस रैंक के अधिकारी ने आपको डोमिसाइल प्रोवाइड कराया है, वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर देना है, सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर और फिर आपको अपने डोमिसाइल का सीरियल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। और अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। गाइस, यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको बताना है आपको किस जिले से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू हुआ है, आपको वो जिला सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अथॉरिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिसने आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू कराया है, किस डेट को इशू कराया है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, उसका सीरियल नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसकी डिटेल यहाँ पर आप देंगे, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, यानी कि जिस जिले का आपके पास यहाँ पर प्रमाण पत्र है वो जिला आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या यहाँ पर आपको देनी है। किस अथॉरिटी ने इशू किया है उसका नाम यहाँ पर आपको देना है। और अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं। जैसे कि यहाँ पर आपको ESM नामांकन की तिथि आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको सेवा की मुक्ति की तिथि सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के राज्य के कर्मचारी हैं और आपके पास अपेक्षित प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के राज्य की सेवा में शामिल होने की तिथि आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर एनओसी जारी करने की तिथि आपको सिलेक्ट कर लेनी है, सेवा की अवधि यहाँ पर इस डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी, एनओसी सीरियल नंबर यहाँ पर आपको देना है, इशूइंग अथॉरिटी का नाम देना है जिसने आपको यहाँ पर एनओसी इशू कराई है। और अगर आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राज्य के कर्मचारी नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने कम से कम 3 साल के लिए होमगार्ड के रूप में सेवा की है, अगर की है तो आप यस करेंगे, नहीं की है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज आपको फिर यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर अगर आपने इस पोर्टल के थ्रू पहले भी किसी भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई किया है और उसमें आपने अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कराई होगी तो वो डिटेल यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। इसमें अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप पेंसिल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी होगी। और अगर आपने ऑलरेडी ऐड कर रखी है यानी कि आपने पहले से कभी किसी भर्ती के लिए इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया है कोई भी फॉर्म, तो फिर आपको बस यहाँ पर 12वीं क्लास की डिटेल ऐड करनी होगी। उसके लिए अब आपको यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, कब आपने पास आउट की है वो यहाँ पर डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, अपना 12वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 12वीं क्लास की डिटेल इस तरह से यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। इसी तरह से यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करनी है। इस तरह से यहाँ पर अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की डिटेल ऐड करने के बाद गाइज आपको फिर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइज यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपनी 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको यहाँ पर ये एरो की के ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। इनके लिए आपको गाइडलाइन भी दी गई है। जैसे ही आप इन एरो की के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पॉपअप शो होगा, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर 1 MB से कम होने चाहिए और ये यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके 1 by 1 करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आप व्यू के इन ऑप्शन पर क्लिक करके आप इन्हें व्यू भी कर सकते हैं। गलती से कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है तो आप डिलीट के इन ऑप्शन पर क्लिक करके आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब आपको यहाँ पर इस सर्कल में अपना फेस रखना है और आपको यहाँ पर अपने पलकों को झपकाना है और कैप्चर के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल के थ्रू। इस तरह से यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे आपका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, किसी तरह से किसी आभूषण वगैरह या फिर कपड़े से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए और प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए। आपको अपने चेहरे पर कोई सनग्लासेस वगैरह नहीं पहनना है, कानों में कोई ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। यहाँ पर आपको ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। साथ ही साथ गाइस आपको यहाँ पर कुछ सैंपल भी दिए गए हैं। यहाँ पर सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और चेकआउट कर लेना है कि किस तरह के फोटो आपके एक्सेप्टेबल होंगे और किस तरह के फोटो यहाँ पर आपके एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पॉपअप शो होगा, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इस फॉर्मेट में आपके फोटो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, यहाँ पर आपको बता दिया गया है और केवल इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा। आपको सर्कल के बीचों बीच अपना फेस रखना है, प्रॉपर वे में लाइट रखनी है, तभी आपका फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा। तो इस फॉर्मेट में आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा।
तो इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फ़ोन के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 5 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से अपने सिग्नेचर करने हैं। और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। इस तरह से अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद गाइज आपको फिर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सेव कर देना है। और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने उसी नंबर पर आप प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आप RXC PSC सशस्त्र पुलिस पुरुष, कांस्टेबल PSC आर्म पुलिस मेल को जो सेकंड नंबर पर है इसे आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो इसे आप फर्स्ट नंबर पर क्लिक करें। यहाँ पर इसे फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट के सामने जिस नंबर पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसे उसी नंबर पर यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी पोस्ट प्रेफरेंस ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, यानी अधिमानी अर्हता की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट है कंप्यूटर में, DOEACC या फिर NIELIT सोसाइटी से। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर अपना वो सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना ये सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इसका साइज यहाँ पर 1024 KB से कम यानी कि 1 MB से कम होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपकी ये फाइल होनी चाहिए। और अगर आपके पास यहाँ पर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सिंपली नो के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्षों तक सेवा की है, अगर की है तो आप यस करें। और फिर यहाँ पर आप अपना सर्विस सर्टिफिकेट अपलोड करें, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना ये सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। और अगर आपने सेवा नहीं की है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर NCC का B सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करें और उसे अपलोड करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। इन सभी डिटेल्स को 1 बाय 1 करके आपको केयरफुली रीड कर लेना है और फिर इन चेकबॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि क्या आप घोषणा करते हैं या करती हैं कि आप अविवाहित है या फिर विधुर है या फिर विधवा है, या आपके द्वारा केवल एक ही जीवित जीवन साथी है, आप यह भी घोषणा करते हैं या करती हैं। तो यहाँ पर आपको इन डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है और यहाँ पर आपको येस या नो में अपने आंसर्स प्रोवाइड करा देने हैं। आपको इन सभी डिटेल्स को 1 बाय 1 करके रीड आउट करके अपने आंसर्स येस या नो में प्रोवाइड करा देने हैं। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना पैलेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप गाइस यहाँ पर एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है फीस पेमेंट करने से पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जितनी बार चाहें आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन फीस पेमेंट करने के बाद आप अपने फॉर्म में एडिट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपसे कहा गया है कि क्या अब आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। तो यहाँ पर अगर आप अपना फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो आप सबमिट के इस ऑप्शन पर एक बार फिर से क्लिक कर दें। तो इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। गाइस यहाँ पर जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट को 500 रुपये फीस जमा करानी होगी। और अगर आप SC ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको मात्र 400 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। फीस पेमेंट करने के लिए गाइस अब आपको यहाँ पर पे विद SBI e-पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आगे बढ़ें /प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा। तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसमें भी आपके पास फीस पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन है। आप अपनी UPI ID यहाँ पर एंटर करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप एंटर UPI ID के इस ऑप्शन पर क्लिक करें
यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें। उसके बाद आप यहाँ पर वैलिडेट यूपीआई आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें, या फिर आप क्यूआर कोड के थ्रू भी अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप यूपीआई क्यूआर के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर गाइज आप यहाँ पर पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई क्यूआर कोड स्कैनर से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आप अपने डैशबोर्ड में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।